Hello students and welcome back to our channel Study with Talent Academy. Myself Sonal, and today the chapter that we're going to cover in this video is for class 8, and the chapter is combustion and flames. This chapter was there आपके फर्स्ट टर्म में भी and most probably ये chapter आपके second term में भी आने वाला है. Okay, so we will cover this chapter today. Let's begin with this chapter. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंबशन. कंबशन क्या होता है? जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कंबशन एंड फ्लेम्स, तो ऑब्वियसली हम लोगों को जानना चाहिए कि कंबशन जो टर्म है उसका मतलब क्या है. फ्लेम तो लेटर पार्ट में आएगा, पर पहले कंबशन विच इज व्हाट वी नीड टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर. कंबशन, कोई भी चीज का जलना इज कंबशन. सिंपल टर्म्स में, एकदम लेमैन लैंग्वेज में अगर आपको जानना है व्हाट इज कंबशन, तो किसी भी चीज का जलना, कहीं पर भी अगर आग लगता है और वो जल रहा है या फिर उसमें से हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम लोग कंबशन बोलेंगे. सो कंबशन इज व्हाट? तो कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस. ये कैसा प्रोसेस है? तो इट इज अ केमिकल प्रोसेस. सॉरी, 1 मिनट. इट इज व्हाट? इट इज अ केमिकल प्रोसेस. हम लोग केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के बारे में जानते हैं. केमिकल प्रोसेस क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस क्या होता है. फिजिकल प्रोसेसेस जो हम लोगों को मतलब फिजिकली हम लोग उसको कर सकते हैं, दिख सकता है, फील हो सकता है. बट केमिकल प्रोसेस अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म. इसमें कोई न्यू सब्सटेंस, फिजिकल प्रोसेसेस में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, पर केमिकल प्रोसेसेस में आपको न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हुए दिखता है. प्लस ये मैक्सिमम टाइम्स इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसको वापस रिवर्स नहीं कर सकेंगे. वैसे प्रोसेस को हम लोग केमिकल प्रोसेस बोलते हैं. तो कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच, जिसमें अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. मतलब कि कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में नहीं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, जल रहा है, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है? तो हीट और लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा. प्लस ये एक केमिकल प्रोसेस है, मतलब कि कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर प्रोसेस में होना ही चाहिए, तभी इसको हम लोग बोलेंगे कि केमिकल प्रोसेस है. ठीक है, इसीलिए कंबशन इज व्हाट. तो सबसे पहला पॉइंट, ये केमिकल प्रोसेस है. दूसरा, एक सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. तीसरा, प्रोड्यूस क्या करेगा? तो हीट और लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा. ये बेसिकली आपका कंबशन कहलाता है. अब कंबशन जो है, कुछ कुछ सब्सटेंस ही है जो बर्न हो सकते हैं और कंबशन के प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं. उन सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूल या फिर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. ये पीछे के इमेज की वजह से आपको नहीं दिख रहा, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस लिखे. ओके, तो ऐसे सब्सटेंसेस दैट, यहां पे अंडर लिखा हुआ है, अंडर गोज कंबशन इज कॉल्ड अ फ्यूल और कंबस्टिबल सब्सटेंस. ऐसे सब्सटेंस जो बर्न हो सकते हैं, कंबशन के प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू होते हैं, उनको हम लोग या तो फ्यूल बोलते हैं या तो कंबस्टिबल मटेरियल्स या सब्सटेंसेस बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट, कंबशन रिलीजेस. क्या रिलीज होगा इसमें? रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. कंबशन जब होगा तो एनर्जी रिलीज होगा. किस फॉर्म में? तो हीट और लाइट एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी का रिलीशन होता है. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है. तो आपको याद क्या क्या रखना है? कंबशन क्या है वो, उसके बाद वो सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं जो कंबशन से गो थ्रू हो सकते हैं, और एनर्जी क्या प्रोड्यूस होता है. वो प्रोड्यूस एनर्जी हो रहा है, पर किस फॉर्म में हो रहा है? तो हीट के फॉर्म में और लाइट के फॉर्म में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, रिलीशन होता है. इसको हम लोग कंबशन कहते हैं. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर. आगे बढ़े. कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन. कंबशन होने के लिए कुछ कुछ कंडीशंस हैं जो जरूरी हैं. अगर वो कंडीशंस में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो कंबशन नहीं हो सकता है. ठीक है, तो कंबशन के लिए क्या क्या चाहिए? पहला है प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. फ्यूल, एक सब्सटेंस होगा जो जल सकता है, उसको ही हम लोग जलाएंगे तभी कंबशन होगा. अब कुछ ऐसा सब्सटेंस जो जलेगा ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल ग्लास तो बर्न नहीं होगा. अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो फट जाएगा.
वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो बर्न तो होगा ही नहीं, इसीलिए वो कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है। हम लोग को ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो कि कंबस्टिबल हो, जो बर्न हो सके, कंबशन के प्रोसेस से गो थ्रू हो सके, वैसे सब्सटेंस हमको चाहिए, पहला। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर। इसको आप ये भी बोल सकते हो, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सफिशिएंट सप्लाई होना इज नेसेसरी। अगर ऑक्सीजन का सफिशिएंट सप्लाई नहीं है तो कंबशन, अगर नहीं है ऑक्सीजन का सप्लाई तब तो कंबशन होगा ही नहीं, और अगर जैसा चाहिए जितना अमाउंट में रिक्वायर्ड है उतना भी नहीं है तो कंबशन इनकम्प्लीट होगा। कंप्लीट कंबशन, प्रॉपरली जो सब्सटेंस है पूरी तरीके से बर्न नहीं होगा और बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स जो है गैसेस के फॉर्म में रिलीज होते रहेंगे। इसीलिए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी, अदरवाइज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हम लोग बोल सकते हैं। लास्ट है अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। हर सब्सटेंस का एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, मतलब कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कि वो फायर को कैच कर सके। जरूरी नहीं है कि हम कोई भी चीज को तुरंत रखेंगे और वो तुरंत ही आग पकड़ लेगा, कुछ टाइम लगता है। अगर लकड़ी को या सूखे पत्तों को हम लोग इकट्ठा करके उसमें भी आग लगाने की कोशिश करते हैं तो तुरंत ही आग नहीं लगता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है कि वो किस तरीके से धीरे धीरे वहां पे गर्म होगा, फिर धीरे धीरे करके वो उसको पकड़ेगा आग को, फिर वहां पे प्रॉपर्ली आग लगेगा, नहीं तो नहीं लगता है। माचिस भी आप जलाते हो, देखते हो, जरूरी नहीं कि फर्स्ट ही गो में माचिस मैक्सिमम टाइम जल जाए। वो जल के, अगर वो जल पे तो तुरंत ही बुझ भी सकता है, तुरंत जलेगा और तुरंत फट से बुझ जाएगा। हम लोग जितने टाइम तक चाहिए कि वो जलते रहे, जरूरी नहीं कि वो जले रहेगा। क्यों? क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर रीच होना जरूरी है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक उस सब्सटेंस को पहुंचना जरूरी है जहां पे वो फायर को कैच कर सके। कोई कोई सब्सटेंस कैम्फर होता है, कपूर, कपूर का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है। अगर वो रूम टेम्परेचर से हल्का ज्यादा गर्मी का दिन पड़ गया, जैसे कि रूम टेम्परेचर अराउंड आपका 33 37 रह सकता है, 33 के आसपास, और अगर गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, खास करके ऐसे एरियाज में जो कि बहुत ही गर्म जगहों पर, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान, वहाँ पे जहाँ बहुत ही गर्मी होती है, वहाँ पे अगर रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा सकता है तो कैम्फर ऐसी कुछ चीज़ें जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो है, बहुत जल्दी आग पकड़ सकते हैं, वो रूम टेम्परेचर में ही ज़्यादा गर्मी में आग पकड़ लेंगे क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर लो है। मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए, the minimum temperature at which a substance catches fire is known as ignition temperature, या फिर इनको kindling temperature भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज, तो ये तीन चीज का होना इंपॉर्टेंट है। पहला तो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस जो कंबशन कर सकता है, जो आग पकड़ सकता है, जल सकता है, वह सब्सटेंस। दूसरा, एयर, ऑक्सीजन का सप्लाई होना इज इंपॉर्टेंट, एयर हो या ऑक्सीजन दोनों का सप्लाई होना इज इंपॉर्टेंट। और तीसरा, जो सब्सटेंस है जिसको हम बर्न कर रहे हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच होना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच होगा ही नहीं तो वो आग पकड़ेगा ही नहीं और वो जलेगा ही नहीं, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा ताकि वो सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचे और उसके बाद वो कंबशन कर सके। ओके, ये आपको दिख रहा है, इसको हम लोग फायर ट्रायंगल के नाम जानते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? फायर ट्रायंगल। क्या क्या होता है इसमें? एक ऑक्सीजन होता है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फ्यूल होना इंपॉर्टेंट है। और हीट, हीट यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है कि वो इग्निशन टेम्परेचर रीच होगा तब जाकर के जो फायर है उसका प्रोडक्शन प्रॉपरली हो पाएगा। इसको फायर ट्रायंगल कहते हैं। ये दिखाता है कि कैसे तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कंबशन के होने देने के लिए या फिर वो हो सके इसके लिए। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंबशन। ऐसे और भी दो टाइप्स हैं पर यहाँ हम लोग बेसिक तीन टाइप पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं रैपिड कंबशन। रैपिड, बहुत जल्दी, बहुत क्विकली कुछ चीज का होना। तो रैपिड कंबशन मतलब अकर्स क्विकली विथ प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। ऐसी चीजें जो तुरंत ही जल जाती हैं, तुरंत ही, उनका इग्निशन टेम्परेचर भी बहुत हद तक लो होता है, तुरंत ही बर्न आउट हो जाएगा, तुरंत ही हीट और लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल एलपीजी बर्निंग, जो गैस सिलेंडर वाला एलपीजी होता है वो तुरंत ही जल जाता है,
तुरंत ही जलेगा, उतना आपको खराब स्मोक एंड ऑल प्रोड्यूस नहीं करता है, और हीट एंड लाइट एनर्जी दोनों को ही जनरेट कर देता है क्विकली। इसमें कंडीशन क्या है कि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रैपिड कंबशन के होने के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो तुरंत को उसको बर्न आउट होना है, तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट उसको हमेशा चाहिए होता है कि जितना उसको ऑक्सीजन है रिक्वायर्ड है जलने के लिए, उतना उसको पूरा मिल रहा है कि नहीं। वो पूरा मिलेगा तभी वो रैपिडली अपने आप को बर्न आउट कर सकेगा। ओके, दूसरा है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्पॉन्टेनियस अपने आप हो जाना, मतलब आप स्पेसिफिकली हम लोग उसमें कुछ करेंगे नहीं, वो अपने आप ही बर्न हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस, जैसे अभी हम कैम्फर का एग्जांपल दे रहे थे, कैम्फर क्या बताया कि रूम टेम्परेचर, उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना लो है कि कभी कभी गर्मी के दिनों में हम लोग का रूम टेम्परेचर ही उतना पहुंच जाता है, तो वो रूम टेम्परेचर पे ही अपने आप आग पकड़ सकता है। वैसे हम लोग, वही एग्जाम्पल यहाँ फॉस्फोरस का भी है, वैसे कंबशन को हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। स्टार्ट्स ऑन इट्स ओन विदाउट एक्सटर्नल हीट, बाहर से कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना लो है कि वो सराउंडिंग टेम्परेचर में ही उसके इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाएगा और वो वहीं पे फायर को कैच कर लेगा। जैसे एग्जांपल में कैम्फर था, एग्जांपल में फॉस्फोरस है, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि अपने आप इग्निशन टेम्परेचर रीच कर सकते हैं और खुद से जल जाएंगे। कोई एक्सटर्नल सपोर्ट का, एक्सटर्नल फैक्टर का रिक्वायरमेंट इनके लिए नहीं चाहिए होता है, ये खुद से बर्न हो सकता है। इन्हीं को हम लोग यहाँ पे स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। ओके, थर्ड एक्सप्लोजन, इसको एक्सप्लोसिव कंबशन भी कहा जाता है। एक्सप्लोसिव कंबशन, एक्सप्लोड होना, फट जाना, सर्टेन रिलीज ऑफ गैस एंड एनर्जी, एग्जाम्पल क्रैकर्स, सडनली बर्न हो जाएगा, मतलब आप उसको जलाए और वो झट से जला और साथ साथ वो हीट लाइट एनर्जी तो प्रोड्यूस करेगा ही, वो साथ साथ यहाँ पे साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि क्रैकर्स, पटाखे, दिवाली का टाइम आ गया, अब तो पटाखे फोड़ना है, अब पटाखे फोड़ेंगे तो ऐसे जलाएंगे, जला के पट से फेंक देंगे तो आवाज भी होगा, वहां पे गैस का भी रिलीजन हो रहा है, और हीट एंड लाइट एनर्जी कैसे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो स्पार्क होता है, तो हम लोग को लाइट एनर्जी दिख रहा है, और हीट एनर्जी अगर तुरंत ही जले हुए को आप टच करोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको गर्म फील होगा, वो जो पटाखा होता है, ऐसे छूना मत, बता रहे बस कि वो अगर आप देखोगे फटने के बाद भी उसका कुछ भी एशेज और बचेंगे तो एकदम गरम गरम सा होता है। या अगर हम अनार बम देखते हैं, वो अनार बम ऐसे जलता है, ऐसे एकदम फाउंटेन जैसे जलेगा, जब वो खत्म हो जाएगा तो तुरंत उसको छूगे तो गरम गरम सा लगेगा वो छूने में, तो वहां पे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, गैस रिलीजन हो रहा है, साथ साथ साउंड एनर्जी का प्रोडक्शन है। अनार में साउंड एनर्जी भी थोड़ा सा आप अगर सुनोगे ध्यान से तो आता है, एकदम ऐसे जब वो अपने पीक पे पहुंच जाता है आवाज आता है एकदम करके ऐसे, फिर वो बंद हो जाता है, राइट। तो वो सब चीजें होती हैं। तो एक्सप्लोसिव कंबशन, इसके लिए भी sufficient supply of oxygen is needed। इस प्रोसेस को होने के लिए भी ऑक्सीजन का सप्लाई सफिशिएंट होना चाहिए ताकि वो तुरंत ही बर्न हो और जल्दी से एनर्जी को प्रोड्यूस करे, हीट, लाइट, साउंड, और साथ में गैस को भी रिलीज करे। कुछ ना कुछ तो टॉक्सिक गैसेस रिलीज होते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आगे बढ़े। इन तीन के अलावा यहाँ पे और तीन है, देखो मैंने वही तीन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। पहला कंबशन इज वेरी फास्ट, एग्जाम्पल मैचस्टिक नियर स्टोव। स्टोव के पास एक, जो स्टोव जल रहा है उसके पास आप एक माचिस लेके जाओ बस, तो वो झट से आग पकड़ लेगा, तो उसको रैपिड कंबशन बोलेंगे। बर्निंग ऑफ एलपीजी, कंबशन इज ऑन इट्स ओन, एग्जाम्पल कोल डस्ट इन कोल माइंस। स्पॉन्टेनियसली जो कोल माइंस के आसपास कोल डस्ट होता है वो अपने आप ही फायर को कैच कर सकता है, इसलिए माइंस बहुत डेंजर जोन्स को कहलाते हैं। फिर है कंबशन कॉजेज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी, एग्जाम्पल फायर क्रैकर्स। देखो पूरा फट रहा है, ये चटाई बम और यहाँ छुड़छुड़ी, तो पूरा आवाज हो रहा है। ओके, इनके अलावा दो टाइप ऑफ कंबशन और हम लोग देखते हैं, एक होता है कंप्लीट कंबशन और एक होता है इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल।
फ्यूल जो है वो कंप्लीटली बर्न आउट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल। और वो भी कैसा ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको हम लोग कंप्लीटली बर्निंग, कंप्लीट कंबशन इसीलिए कहते हैं। पर इसमें क्या होगा, पार्शियल पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो नहीं, ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो फ्यूल बर्न तो हो रहा है, पर क्या कंप्लीटली हो रहा है तो नहीं, पार्शियली हो रहा है, आधा हो रहा है, कंप्लीटली नहीं हो पा रहा है। प्रोड्यूसेस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कंप्लीट कंबशन में, क्योंकि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो पूरी तरीके से बर्न हो चुका है, इसीलिए वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो हीट के फॉर्म में करे, वो लाइट के फॉर्म में करे, किसी भी फॉर्म में करे, वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। पर इनकम्प्लीट कंबशन लो अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी ये भी प्रोड्यूस करेगा पर लो अमाउंट ऑफ, क्यों, क्योंकि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो पूरी तरीके से बर्न आउट नहीं हुआ है, इसीलिए वो लो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और ये कंप्लीट कंबशन में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट, अकर्स वेयर देयर इज इनफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। कंप्लीट कंबशन वही होगा जहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई एकदम इनफ है। इनफ मीन्स जितना जरूरी है उतना सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है, तभी जाकर के कंप्लीट कंबशन वहां होगा। पर अकर्स वेयर देयर इजंट इनफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई इनफ नहीं है, इनसफिशियंट है, वहां पे ही हम लोग इनकम्प्लीट कंबशन को होते हुए देखते हैं। ओके, प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज मेजर बाई प्रोडक्ट्स। मेजर क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस है तो कुछ ना कुछ तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होंगे। तो कंप्लीट कंबशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ साथ वाटर का भी फॉर्मेशन, वाटर वेपर का फॉर्मेशन जो होता है वो यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, सिर्फ एग्जैक्ट लिक्विड फॉर्म में नहीं, वेपर के फॉर्म में। प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डस्ट एंड वाटर एज मेजर बाई प्रोडक्ट्स। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो हाईली पॉइजनस एंड हाईली टॉक्सिक गैस है, उसका यहाँ पे प्रोडक्शन होते रहेगा। कहीं पे भी जहां भी आपका इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन जरूर होगा, क्योंकि वो एक टॉक्सिक गैस है, और टॉक्सिक गैस का फॉर्मेशन हमेशा इनकम्प्लीट कंबशन में होगा। जहां कंप्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल जो है वो नहीं हो रहा है, वहां पे आपको मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इन सबको कंबाइनली हम लोग सूट भी बोलते हैं, SOOT। ओके, तो ये आपको एक कंपैरिजन दिया हुआ है करने के लिए। इनकम्प्लीट कंबशन के बारे में कुछ और, द प्रोडक्ट्स ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड और बोथ। ये सब जो है इनके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन इज मोर इनएफिशिएंट process for generating heat since it has less oxygen and therefore more light is produced rather than heat। लाइट ज्यादा प्रोड्यूस होगा पर हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आग तो जल रहा है तो हीट एनर्जी वहां पे रिलीज हो रहा है, पर लाइट एनर्जी इज मोर एज कंपेयर्ड टू हीट एनर्जी। तो हीट अगर आपको एनर्जी चाहिए तो हीट एनर्जी को जनरेट करने के लिए हम लोगों को मेक श्योर करना है कि वहां पे कंप्लीट कंबशन हो। अगर इनकम्प्लीट कंबशन है तो हीट एनर्जी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और ज्यादा प्रोडक्शन किस एनर्जी का होगा, तो लाइट एनर्जी का होगा। ओके, दिस विल बी सीन विथ मोर येलो फ्लेम। ज्यादा येलो फ्लेम का मतलब यही है कि यहां पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। इनकम्प्लीट कंबशन अकर्स कब होता है, ये अकर्स व्हेन द सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज पुअर। सफिशिएंट सप्लाई नहीं है, इनसफिशिएंट सप्लाई है। वाटर इज स्टिल प्रोड्यूस, वाटर तो प्रोड्यूस होगा ही, बट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं हो करके या थोड़ा अमाउंट में हो करके ज्यादा फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड का और कार्बन डस्ट का फॉर्मेशन होगा। द कार्बन रिलीज्ड एज सूट। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस, which is one reason why complete combustion is preferred to incomplete combustion।
क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही हाईली पॉइजनस गैस है, इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि इनकम्प्लीट कंबशन ना करके हम लोग कंप्लीट कंबशन ही करें, ताकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट कम से कम रिलीज हो एटमोस्फियर में। ये हाईली पॉइजनस और फेटल गैस होता है। आगे बढ़े, फायर कंट्रोल एंड सेफ्टी। अब अगर फायर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के भी तरीके हमें पता होने चाहिए। कंबशन पड़ रहे हैं तो क्या सिर्फ आग लगाना ही है? नहीं, उसको कंट्रोल करना भी सीखना है। तो कंट्रोल करने के लिए पहला तो जो 3 चीज हम लोग पढ़े, नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन पढ़ा था, कहां पढ़ा था? कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन, इसमें 3 चीज क्या पढ़े थे हम लोग? पहला, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल, दूसरा रीचिंग इग्निशन, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, और तीसरा सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये 3 कंडीशन नेसेसरी थे। इन तीनों में से किसी भी एक चीज को हटा दो, वहां पे कंबशन नहीं हो पाएगा। तो अगर हम लोगों को फायर कहीं हो रहा है और उसको कंट्रोल करना है, तो सबसे पहला क्या कर सकते हैं कि जो ट्रायंगल हम लोग पढ़े, फायर ट्रायंगल, जिसमें कि क्या क्या था? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हीट मतलब इग्निशन टेम्परेचर, और कंबस्टिबल मटेरियल। इन तीनों में से किसी भी एक को हटा दो। रिमूविंग वन और मोर, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स ऑफ द फायर ट्रायंगल स्टॉप्स द फायर। तीनों में से किसी भी एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को हटा देंगे तो अपने आप ही वो कंबशन जो हो रहा है वो रुक जाएगा। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कट कर दो, कैसे कट करेंगे? देखते हो कहीं भी आग लगता है तो मोटा सा कंबल लेकर के वहां पे डाल दिया जाता है, या बोरा लेकर के डाल दिया जाता है, या बालू फेंक दिया जाता है, या फिर पानी फेंक दिया जाता है। तो ये सब चीजें करने के वजह से वहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कट हो जाता है। ऑक्सीजन का सप्लाई ही नहीं है। जब आप मोटा सा कंबल डाल दिए कहीं पर तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो रुक गया, या पानी फेंक दिए तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन खत्म हो गया, बालू डाल दिए सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो ऑक्सीजन जब कट, यानी कि कंबशन वहां पे खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कंबस्टिबल मटेरियल को ही हटा देंगे। कंबस्टिबल मटेरियल जो वहां पे है, जो आग पकड़ा हुआ है, उसको हटा सकते हैं हम लोग। या फिर इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर गर्म है जिससे इग्निशन टेम्परेचर रीच हुआ है, उस इग्निशन टेम्परेचर को लो कर दो। कैसे? पानी डाल देंगे तो इग्निशन टेम्परेचर लो हो जाएगा, नहीं होगा, ठंड वहां पे आ जाएगा, इसलिए वहां पे फायर कंट्रोल हो जाएगा। तो रिमूविंग एनी ऑफ द 3 एलिमेंट्स वहां पे कंट्रोल्स द फायर। कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर में आपको वाटर, फोम, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। इन फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेयर आप निकालते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का कवर बन जाता है वहां पे, जो कि सप्लाई को कट कर देता है, और कट कर देगा तो वहां पे फायर रुक जाएगा। वही चीज होता है एक्सटिंग्विशर्स में। डू नॉट यूज वाटर ऑन इलेक्ट्रिकल और ऑयल फायर्स। कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिसिटी के वजह से आग लगा हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है या ओवरलोडिंग कुछ हुआ है, उसके वजह से आग लगा है, वहां पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड नो दिस थिंग वेरी नाइसली, कि कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की वजह से आग लगी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है और तब आग लगा है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, वहां पानी का यूज नहीं करना उसको बुझाने के लिए, नहीं तो वहां और एक्सप्लोजन हो जाएगा। क्योंकि अगर पानी क्या है? पानी इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो और इलेक्ट्रिसिटी को फैलने मदद करेगा और ज्यादा आग लग करके वहां एक्सप्लोजन हो सकता है। इसीलिए हम लोग वहां पे पानी का यूज नहीं करेंगे अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वहां पे आग लगा है तो। ओके, फायर कंट्रोल में ये आपके मेजर्स है। नेक्स्ट आता है फ्लेम, मतलब कंबशन का जो पार्ट था वो यहाँ पर आकर के आपका फिनिश हुआ। अब हम लोग को पढ़ना है फ्लेम के बारे में। अ फ्लेम is the visible part of fire where the fuel burns. Okay, visible part of the fire on a candle लिख सकते हो। ठीक है, कैंडल का वो विजिबल पार्ट जहां पे फ्यूल्स का बर्निंग हो रहा है, होते हुए दिख रहा है कि हाँ फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं कैंडल के इस पोर्शन में, उसको हम लोग फ्लेम कहते हैं। ओके, इट इज फॉर्म्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंसेस बर्न। गैसेस के फॉर्म में जो फ्यूल्स हैं जब वो बर्न हो रहे हैं तब वहां पे वो फ्लेम है वो कॉज हो रहा है। नॉट ऑल सब्सटेंसेस बर्न विथ अ फ्लेम। एग्जाम्पल चारकोल, सारे सब्सटेंसेस बर्न हो और वहां फ्लेम प्रोड्यूस हो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल चारकोल, चारकोल बर्न हो जाएगा
लेकिन वहां कोई फ्लेम आपको आग लगते हुए नहीं दिखेगा। वो बर्न हो रहा है, धुआं निकल रहा है, जल रहा है, लेकिन वहां पे आपको आग लगते हुए नहीं दिखता है। ओके, देयर आर 3 डिफरेंट जोन्स इन अ कैंडल फ्लेम। हम लोग जब कैंडल फ्लेम को स्टडी करते हैं, ये नॉर्मल फ्लेम को भी यहाँ पे हम लोग कैंडल के हेल्प से स्टडी कर रहे हैं इसीलिए, तो वहां पे 3 डिफरेंट जोन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। द कैंडल फ्लेम्स डिफर इन देयर फ्यूल बर्निंग कैपेसिटी। 3 जोन्स में बांटा गया है, किस बेसिस पे? तो उन तीनों जोन्स में किस लेवल पे फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, किस कैपेसिटी से फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, उसके बेसिस पे ये 3 जोन्स डिवाइड होते हैं। अब देखो यहां पे आपको दिख रहा है क्या, एक ब्लू पार्ट है, एक ऑरेंज पार्ट है और अंदर का येलो पार्ट है। ठीक है, सबसे अंदर का येलो पार्ट जो है वो लीस्ट हॉट है। क्या है? लीस्ट हॉट। यहां पे इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, जो कि यहां पे हल्का सा ब्लैकिश एरिया बनता है, हल्का हल्का, ये सबसे ठंडा पार्ट है, लीस्ट हॉट, सबसे कम गर्म पार्ट है ये वाला कैंडल फ्लेम का, जहां पे इनर मोस्ट जोन इसको कहते हैं। ये इनर मोस्ट जोन में सबसे अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वैक्स है ये, तो इस वैक्स के ऐसे पार्टिकल्स जो कि जले नहीं है, अनबर्न्ड है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे हल्का ब्लैकिश कलर देखने को मिलता है। फिर उसके ऊपर आएंगे ये ऑरेंज जोन, जिसको हम लोग मिडिल जोन के नाम से जानते हैं। ये मॉडरेटली हॉट है, पूरी तरीके से गर्म भी नहीं है और एकदम ठंडा भी नहीं है, मॉडरेटली हॉट है ये जोन। यहाँ पे पार्शियल कंबशन टेक्स प्लेस, इसलिए येलो कलर का दिखता है। यहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स होते हैं, मतलब कोई कंबशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे पार्शियल कंबशन हो रहा है, इसीलिए येलो कलर के हैं। और लास्ट है आउटर मोस्ट जोन या आउटर जोन जिसको कहते हैं, जो कि सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। इसमें कंप्लीट कंबशन पूरी तरीके से हो रहा है, कंप्लीट कंबशन, जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी गैस के पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट है, उनका कंप्लीट कंबशन जो है वो यहाँ पे हो रहा है बाहर, सबसे आउटर मोस्ट जोन में। वही हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम कहलाता है। ओके, आई होप कोई डाउट नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ अ कैंडल फ्लेम। आउटर जोन जो ब्लू कलर का है, कंप्लीट कंबशन होता है और हॉटेस्ट पार्ट है। ओके, मिडिल जोन जो कि येलो कलर का है, पार्शियल कंबशन हो रहा है और मॉडरेटली हॉट है, मॉडरेट ही जनरेट कर रहा है। अंदर का पार्ट इनर जोन ब्लैक कलर का है, वहां अनबर्न्ड वेपर्स प्रेजेंट है और लीस्ट हॉट है, सबसे कम गर्म पार्ट वही है। ठीक है, वहां पे जो था वही यहाँ पे भी दिया हुआ है, लीस्ट हॉट, मॉडरेटली हॉट, हॉटेस्ट पार्ट, आउटर जोन कंप्लीट कंबशन, मिडिल जोन पार्शियल कंबशन, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। डन। उसके बाद आपको क्या जानना है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। 1 kg कोई भी फ्यूल है, उसका 1 kg अमाउंट को आप बर्न कर रहे हो तो कितना एनर्जी जनरेट हो रहा है। एनर्जी का यहां पे यूनिट क्या है, किलो जूल। 1 किलो जूल मतलब 1 किलो जूल मतलब कि 1000 जूल, इस तरीके से, राइट। तो 1 किलो जूल इसीलिए इसका यूनिट जो होता है वो होता है किलो जूल पर केजी। 1 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, कितना किलो जूल एनर्जी, यहाँ पे जो जितना प्रोड्यूस होगा वो लिखेंगे और 1 kg तो है ही, तो किलो जूल पर केजी। 1 kg फ्यूल को बर्न करने के वजह से कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल बोलते हैं, राइट। मेजर्ड इन किलो जूल पर किलोग्राम, केजे बाई केजी। एग्जाम्पल, एलपीजी 55,000 किलो जूल पर केजी, मतलब 1 kg एलपीजी को आप बर्न करोगे तो 55,000 किलो जूल का जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होगा।
राइट। पेट्रोल, आप 1 kg पेट्रोल को बर्न करेंगे तो 45,000 किलो जूल का एनर्जी प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली कोल, अगर हम 1 kg कोल को बर्न करेंगे तो 33,000 किलो जूल का एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अब बात यह कि इन तीनों में से बेटर कौन सा हुआ? द मोर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल द बेटर इट इज। जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है किसी भी फ्यूल का, उतना ही बेटर वो फ्यूल है। तो इस तीन में, ये तीन वैल्यूज में 55,000, 45,000 और 33,000 में आपको क्या लगता है कि सबसे बेटर कौन सा वैल्यू है? 55,000। इसीलिए एलपीजी जो है वो पेट्रोल और कोल कंपैरिजन में सबसे बेटर फ्यूल है, और कोल जो है वो पेट्रोल और एलपीजी के कंपैरिजन में सबसे लीस्ट प्रेफर्ड फ्यूल होना चाहिए, राइट। ये है कैलोरीफिक वैल्यू। यहाँ पे कुछ कुछ और का भी दिया हुआ है, किस तरीके से यहाँ किलो कैलोरीज में दिया हुआ है, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू निकाल करके कौन सा बेटर फ्यूल है। वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल, एक अच्छे फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकता है? तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए उस फ्यूल का। रेडिली, रेडिली मीन्स इजिली अवेलेबल एंड चीप। एक तो इजीली मिल जाए, ये नहीं कि हमको अब पेट्रोल लेना है तो हम जाएंगे अब सऊदी अरेबिया, वहीं से पेट्रोल लाएंगे, रशिया जाके पेट्रोल लेके आएंगे, वैसा नहीं। जो भी फ्यूल है जो मेरे को चाहिए, जिसको हम यूज करेंगे, वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए प्लस चीप होना चाहिए। अब इतना महंगा होगा कि हमको अपना पूरा प्रॉपर्टी ही बेचना पड़े और फिर हम उसको खरीद सके, वैसा फ्यूल लेके क्या फायदा। इसीलिए ऐसा फ्यूल जो इजीली अवेलेबल है, कहीं पे भी इजीली आपको मिल जाए, प्लस वो चीप हो, ज्यादा महंगा ना हो, ठीक है, चीप फ्यूल हो और इजीली अवेलेबल हो, हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो, इजी टू स्टोर, कहीं पे भी स्टोर कर सके, इजीली आराम से स्टोर कर सके, और ट्रांसपोर्टेशन में भी वो अच्छा से हो पाए। अब उसके लिए अलग से हमको बड़े बड़े चीज़ों को अरेंज करना पड़े कि वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अच्छे से, उतना ना हो जैसे तो पेट्रोल टैंकर्स में हो जाता है, या एलपीजी सीएनजी ऐसे गैसेस हैं वो पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, तो इजीली ट्रांसपोर्टेबल हो। प्रोड्यूसेस लेस स्मोक एंड रिड्यूस रेसिड्यू ऑन बर्निंग। मतलब कि जब हम उसको कंबशन में लाएं, जब वो बर्न हो तो ज्यादा धुआं प्रोड्यूस ना करे, लेस स्मोक प्रोड्यूस करे, प्लस रेसिड्यू भी कम प्रोड्यूस करे। रेसिड्यू मतलब जलने के बाद जो सब्सटेंस वो छोड़ रहा है जैसे ऐश एंड ऑल, उसको वो कम प्रोड्यूस करे बर्निंग के बाद। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो क्या हम उसको जो ऐसे जला करके बैठे रहेंगे कि हाँ कब इसका इग्निशन टेम्परेचर रीच होगा, कब ये जलेगा, तब जाके हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। इतना लंबा भी उसके इग्निशन टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि हम आग लगाए नहीं उसके पहले ही आग लग गया, वैसा भी नहीं होना चाहिए। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर कि मॉडरेट टाइम में वो रीच हो जाए और अच्छे से जल जाए। मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन मतलब कि ऐसा कंबशन हो जो कंट्रोलेबल हो, वही था शायद नेक्स्ट पॉइंट, हाँ कंट्रोलेबल कंबशन, सेम पॉइंट, मॉडरेट लेवल ऑफ कंबशन। अब ऐसा जैसे माचिस है, एक फूंक या एक हवा का झोंका और वो खत्म, ऐसा चीज नहीं हो। अब अगर कहीं अब आग ही लग गया है, पूरा घर उड़ गया है, और उसको कंट्रोल करने के लिए 4-5 फायर फाइटर्स आ गए हैं, पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, वैसा भी नहीं हो। मॉडरेट लेवल ऑफ कंबशन हो ताकि इजीली वो कंट्रोल किया जा सके। अगर जलाना है तो आराम से जल जाए, उसको बुझाना है तो इजीली बुझ भी जाए, वैसा लेवल ऑफ कंबशन होना चाहिए, ठीक है। एंड देन एक्सेट्रा, बहुत सारे पॉइंट्स और भी हो सकते हैं। Qualities of a good fuel: easy to store and transport, high calorific value, should not pollute, no smoke, low content and non-combustible material, easily available, low cost। जो जो हम लोग पीछे पढ़े वही सब यहाँ पे आपको दिया हुआ है। थोड़ा सा ये इमेज ब्लर है, क्या कर सकते हैं, सॉरी। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल, फ्यूल को जलाने के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या है? ऑब्वियसली हम लोग को पता है फ्यूल को बर्न करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे ही, तो क्या क्या है? एयर पोल्यूशन सबसे कॉमन, सबसे इजी एग्जांपल, ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड, कब? इनकम्प्लीट कंबशन के टाइम। एंड सल्फर डाइऑक्साइड
ऐसे ऐसे गैसेस रिलीज होते हैं जो कि एयर को बहुत ही ज्यादा लेवल में पोल्यूट कर देते हैं और बहुत ही खराब कर देते हैं, जिनकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो कंप्लीट में भी होता है, तो यानी कंप्लीट कंबशन क्या अच्छा है? नहीं, वो भी अच्छा नहीं, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग को करने के लिए एक मेजर गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को कॉज कर रहा है अर्थ पे। ठीक है। एसिड रेन ड्यू टू रिलीज ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस हैं ये रिलीज होते हैं और जाकर के रेन वाटर से मिक्स हो जाते हैं और केमिकल्स को फॉर्म करते हैं, तो एसिड रेन बनता है इनकी वजह से। अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स कॉल्ड सूट में कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ये जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं, कार्बन वैक्स वेपर्स हैं जो भी इनकम्प्लीट कंबशन के थ्रू रिलीज हो रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं और जब इनको हम लोग इनहेल करते हैं तो ये गैसेस हम लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीजेस देने के लिए केपेबल है। इसीलिए ये सब चीजें हार्मफुल इफेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा है। और भी पॉइंट्स आप अपने से मेंशन कर सकते हो, बुक में भी और भी पॉइंट्स आपको मेंशन किए हुए हैं, राइट। देखो कितना धुआं एंड ऑल रिलीज होता है। डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस, प्रोविंशियल, जोनल, नेशनल, अलग अलग लेवल्स पे होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? सॉइल, वाटर, एयर पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन। क्यों बायोडाइवर्सिटी? इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टीज। कैसे? एग्जाम्पल ताजमहल। नॉइज एंड स्मोक, एक्सप्लोजिव कंबशन के लिए यहाँ बोल रहा है। लेवल ऑफ सी राइजेस, क्यों? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? ओजोन डिप्लीशन हो रहा है पूरा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और सारे जो पोलर रीजन्स हैं, आइस कैप केप्ड माउंटेन्स है, सबके आइस पिघल रहा है और पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है। हेल्थ इंपैक्ट ये बताया, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, वाटर बॉडीज, मोर्टेलिटी, क्योंकि खराब पानी भी जा रहा है इसके थ्रू जब रिलीज हो रहा है तो वाटर बॉडीज में जाकर के वाटर बॉडीज को खराब कर रहा है, वो कहने का मतलब है। अब इनके कुछ कुछ एडवांटेजेस भी हैं। Soil nourishment, growing underbush, removal of insects and diseased trees, electricity and fuel generation, increased vegetation and regeneration। ये कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि हम लोग देखने को मिलता है हम लोगों को। एक्टिविटी, ये वाला एक्टिविटी बहुत कॉमन एक्टिविटी है जो आपको मोस्ट बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, एक मैग्नीशियम का स्ट्रिप है यहाँ पे, इस टंगस्टन के थ्रू यहाँ पे एक मैग्नीशियम का स्ट्रिप है। देखो जब उसको इससे टच किया आग से तो कितना जोर से बर्न होना शुरू हुआ, रैपिड कंबशन हो रहा है। मैग्नीशियम को जब बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इट प्रोड्यूसेस अ dazzling white flame। dazzling बहुत ही तेज व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, ये उसका रिएक्शन है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है एज अ व्हाइट पाउडर। न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, राइट। समरी, क्या क्या पढ़े हम लोग इस चैप्टर में? छोटा चैप्टर था, क्या क्या पढ़े हम लोग? कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। फ्यूल्स हैव डिफरेंट कैलोरीफिक वैल्यूज पढ़े। फ्लेम जो है उसके 3 डिस्टिंक्ट जोन्स होते हैं। बर्निंग फ्यूल्स कैन कॉज पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय कटिंग ऑफ एयर, फ्यूल, और यहाँ पे कंबशन भी लिखा हुआ था, कंबस्टिबल मटेरियल लिखा हुआ था, राइट। क्विक क्वेश्चन, क्विक क्विजेस, पर पहले एक बार चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद क्विज पे आएंगे। तो आज के वीडियो में चैप्टर कौन सा कवर किए? कंबशन एंड फ्लेम्स, जो कि क्लास 8 सीबीएसई का चैप्टर है, कंबशन एंड फ्लेम्स। इसमें हम लोग क्या पढ़े? इसमें हम लोग पढ़े व्हाट इज कंबशन। तो कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, राइट। बिना ऑक्सीजन के कंबशन हो सकता है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कंबशन होगा। होने के बाद कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा और उसमें हीट और लाइट एनर्जी मेजर सब्सटेंसेस होंगे, वो दोनों रिलीज जरूर हो रहे होंगे, राइट। उसके बाद क्या था कि यहाँ पे एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि जलता है, जिसको हम लोग कंबशन के थ्रू ले जा सकते हैं। उन सब्सटेंसेस को या तो फ्यूल बोलते हैं या तो कंबस्टिबल मटेरियल्स बोलते हैं, राइट। उसके बाद जब भी कंबशन होगा तो हीट और लाइट एनर्जी तो जरूर से ही जनरेट होना ही चाहिए, राइट। ये पढ़े। नेक्स्ट क्या पढ़े थे कि कंडीशन क्या क्या नेसेसरी है, क्या क्या कंडीशन जरूरी है कंबशन के होने के लिए।
तो सबसे पहला था कंबस्टिबल सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि जल सकता है, कंबशन जिसके लिए हो सकता है वो यानी कि फ्यूल का प्रेजेंस होना जरूरी है। दूसरा क्या था, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सप्लाई होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो कंबशन नहीं हो सकता है। और थर्ड था इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर in the presence of oxygen to produce heat and light energy is known as ignition temperature, जिसको और हम लोग kindling temperature भी बोल सकते हैं, राइट। और ये फायर ट्रायंगल आपको दिखाया जहां पे आपको बताया है कि ऑक्सीजन, हीट और कंबशन, हीट मतलब इग्निशन टेम्परेचर रहेगा तब जाकर के कंबशन हो सकेगा। नेक्स्ट क्या देखें, टाइप ऑफ कंबशन में रैपिड कंबशन जो कि बहुत ही क्विकली हो, एकदम जल्दी से हो जाए वो। दूसरा देखिए स्पॉन्टेनियस कंबशन, ऐसा कंबशन जो खुद से हो जाए, हम लोगों को कोई एक्सटर्नल इफेक्ट फैक्टर इनपुट करना ही ना पड़े, वो खुद से ही जल जाए, उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलेंगे। और लास्ट था एक्सप्लोसिव कंबशन, ऐसा कंबशन जहां पे हीट, लाइट, एनर्जी तो प्रोड्यूस हो ही रहा है, साथ साथ साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रहा है और कुछ ना कुछ टॉक्सिक गैस का रिलीशन भी देखने को मिल रहा है साथ साथ साइमल्टेनियसली। ऐसे कंबशन को हम लोग एक्सप्लोसिव कंबशन बोलते हैं। यहाँ पे उसका एक चार्ट था अलग अलग तीनों कंबशन का। उसके बाद कंपैरिजन पढ़ा किसके बीच, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन के बीच में कंपैरेटिव टेबल देखा कि कंप्लीट कंबशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल्स है, जो फ्यूल्स हैं वो कंप्लीटली बर्न हो रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, पर इनकम्प्लीट कंबशन में पार्शियल ऑक्सीडेशन है फ्यूल्स का, कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहे हैं। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है कंप्लीट कंबशन में और इनकम्प्लीट कंबशन में लो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। कंप्लीट कंबशन तब होगा जब ऑक्सीजन का सप्लाई सफिशिएंट होना, इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए फॉर कंप्लीट कंबशन टू टेक प्लेस। और अगर कंप्लीट कंबशन नहीं होना है, इनकम्प्लीट कंबशन करवाना है, तो वहां पे इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा, इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा, तब इनकम्प्लीट कंबशन होगा। लास्ट था कि जब भी कंप्लीट कंबशन होता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जरूर रिलीज होगा, पर इनकम्प्लीट कंबशन में हम लोग क्या देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के अलग अनबर्न पार्टिकल्स और वाटर वेपर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट पढ़े इनकम्प्लीट कंबशन में कुछ और पॉइंट्स भी थे, जैसे कि इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा जो कि हाईली पॉइजनस गैस है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैस है, फेटल है एनवायरमेंट में, और इसमें ज्यादातर हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है, लाइट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, हीट एनर्जी बहुत ही कम प्रोड्यूस होगा, इसलिए हम लोग प्रेफर क्या करते हैं कि कंप्लीट कंबशन ही हो। फायर कंट्रोल, फायर कंट्रोल कैसे करेंगे, यहाँ पे जो फायर ट्रायंगल पढ़ा उसमें से कोई भी एक, दो या तीनों ही हटा दो हटा दो, एक हटा दो, कंबशन नहीं हो पाएगा। अलग अलग ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्सटिंग्विश कर सकते हैं फायर, फॉर एग्जांपल वाटर, फोम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी चीजों का यूज करना ताकि फायर कंट्रोल हो जाए। और एक और पॉइंट ये था कि कभी भी अगर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में प्रॉब्लम होने की वजह से आग लगी है, वहां पे वाटर का यूज नहीं करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्लेम, फ्लेम क्या है, तो विजिबल पार्ट ऑफ अ कैंडल जहां पे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स या गैसेस जो है वो हो रहे हैं, उसको हम लोग फ्लेम बोलते हैं, राइट। जरूरी नहीं है कि सब सब्सटेंसेस जो है वो एक फ्लेम के साथ ही बर्न हो, फॉर एग्जाम्पल चारकोल, और जो कैंडल फ्लेम है उसको 3 पार्ट में बांटा जाता है बेस्ड ऑन देयर फ्यूल बर्निंग कैपेसिटी। ये 3 जोन्स होते हैं, इनर मोस्ट जोन जो कि लीस्ट हॉट है, जहां पे अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, वैक्स पार्टिकल्स होते हैं। फिर मिडिल जोन जो कि मॉडरेटली हॉट है, जहां पे पार्शियल कंबशन होता है। और सबसे बाहर का आउटर मोस्ट जोन जहां पे जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट है और जहां पे कंप्लीट कंबशन ऑफ मटेरियल्स या गैसेस जो है वो हो रहे हैं, उसको हम लोग आउटर मोस्ट जोन बोलते हैं, राइट। वही 3 के बारे में यहां दिया हुआ था। फिर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल, 1 kg फ्यूल को बर्न करने के वजह से कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है। ये कैलोरीफिक वैल्यू किलो जूल पर केजी में मेजर करते हैं, और जिस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू जितना हाई उतना अच्छा वो फ्यूल, और इसलिए हम लोग उसी को प्रेफर करेंगे यूज करने के लिए।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल क्या है? तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगा, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट होगा, इजीली अवेलेबल और चीप होना चाहिए, प्रोड्यूसेस लेस स्मोक एंड रेसिड्यू, ज्यादा धुआं ज्यादा गंदगी प्रोड्यूस ना करे, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर हो और कंट्रोलेबल कंबशन हो। ऐसा नहीं कि घर उड़ जा रहा है या फूंक से बुझ जा रहा है, दोनों ही चीज नहीं होनी चाहिए, मिडिल चीज होना चाहिए कि हम लोग मॉडरेटली उसको कंट्रोल कर सके, राइट। आगे ये उसका एक चार्ट था। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो एयर पोल्यूशन है, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एसिड रेन कॉज होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, एसिड रेन की वजह से बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है जैसे ताजमहल जो है वो डैमेज हो रहे हैं। इस तरीके के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं वो फ्यूल को बर्न करने की वजह से दिखते हैं। यहाँ आपको हार्मफुल इफेक्ट्स और एडवांटेजेस दोनों ही दिए हुए हैं। ये एक एक्टिविटी था मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग का। मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो वहां पे एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। और एक नया सब्सटेंस है, व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस है, एक डार्जलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न होगा, कंप्लीट रैपिड कंबशन होगा और तब जाकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन जो होता है वो देखने को मिलता है। ठीक है, समरी फिर यहाँ हम लोग पढ़े। अब आता है यहाँ पे क्विक क्विज जो आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? हम लोग पढ़े क्या है इग्निशन टेम्परेचर। इसका आंसर आप करोगे। नेम द 3 जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम। 3 जोन क्या क्या थे, उनके कैरेक्टरिस्टिक भी मेंशन करना। विच गैस इज नेसेसरी फॉर कंबशन? कंबशन होने के लिए कौन सा गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल के कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन करिए। व्हाई शुड वाटर नॉट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश ऑयल फायर्स या इलेक्ट्रिक फायर्स? इलेक्ट्रिसिटी के फायर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक फायर्स, उनको एक्सटिंग्विश करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे वाटर का यूज क्यों नहीं करना चाहिए, दैट। तो ये आप लोग आंसर करोगे, ये आपका रहा होमवर्क। इस चैप्टर को आपने पढ़ा तो ये उसका होमवर्क, राइट। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस क्लास, ये वीडियो का। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो एंड इसके लिए अगर आप कोई भी डाउट है तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। And I hope you will have a nice day. Do like, share and subscribe to our channel and hit the bell icon for upcoming details. Thank you and have a nice day.